विद्यार्थियों, अब हम हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार मंजूर एहतेशाम के कथा साहित्य पर विचार करेंगे। उनके कथा साहित्य की जो विशिष्टताएं हैं, जो ऐसी बातें हैं जो उनके साहित्य को दूसरों से अलग करती है और विशिष्ट बनाती है, उसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। मंजूर एहतेशाम के उपन्यास सूखा बरगद को आपने ज़रूर पढ़ा होगा। मेरा आपको यह भी सुझाव है कि आप उनके दूसरे उपन्यासों को भी पढ़ें, उनकी कहानियों को भी पढ़ें। उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, उनकी बहुत ही संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा और उसके बाद में उनके संपूर्ण कथा साहित्य की जो विशिष्टता है उस पर एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। मंजूर एहतेशाम का पहला उपन्यास जो है वो कुछ दिन और है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा उपन्यास सूखा बरगद लिखा। फिर सूखा बरगद के बाद में दास्तान लापता एक और उपन्यास है उनका, मदरसा। बशारत मंजिल भी उनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है, और पहाड़ ढलते। तो इस तरह से उन्होंने अब तक 6 उपन्यास लिखे हैं। इनमें से ये सभी उपन्यास जो है महत्वपूर्ण है। कहानियाँ भी लिखी है उन्होंने। रमज़ान की मौत उनकी पहली कहानी थी, और उसके बाद में और भी कई कहानियाँ लिखी है, और उनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, तस्बीह और तमाशा तथा अन्य कहानियाँ। तो इस तरह से उन्होंने साहित्य के माध्यम से, उपन्यास और कहानियों के माध्यम से अपने साहित्य की रचना की है। मंजूर एहतेशाम जो है, उनके कथा साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा मैं उनके अलग अलग उपन्यासों की करूंगा। जैसे उनका पहला उपन्यास है कुछ दिन और। ये एक पति और पत्नी की कहानी है। पति जो है उसका जीवन जिस तरह उसका पति जीवन जीता है, पत्नी उससे संतुष्ट नहीं है। वो चाहती है कि उसके जीवन में बदलाव आए, उसका जीवन जो है वो बदले, और उसे ये उम्मीद है कि कभी न कभी उसके पति का रवैया बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा, और उसके जीवन में निराशा की जगह आशा का संचार होगा। और इसी उम्मीद के सहारे वह सब कुछ झेलती रहती है जो अपने पति के कारण उसे झेलना पड़ता है। लेकिन आप देखेंगे कि अंततः उसे लगता है कि भविष्य की उम्मीद के सहारे जिया नहीं जा सकता। इससे तो बेहतर है कि एक निराशा हो, एक ठोस निराशा हो, यानी कि वो ये मान ले कि जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और जब जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है तब बेहतर है कि उस पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत की जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये उपन्यास जो है पहला वाला कुछ दिन और, वह एक तरह से उस उम्मीद के दिन है कि कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, कुछ दिन और इंतज़ार कर लें, और उसके बाद में उससे मुक्त होकर वो एक तरह से नई शुरुआत करने की तरफ प्रस्थान करती है। दूसरा उपन्यास सूखा बरगद। सूखा बरगद आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा और वीडियो भी देखे होंगे। सूखा बरगद उनका सबसे चर्चित उपन्यास है। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है, अब्बू, जिनका जो उपन्यास में अब्बू के रूप में आते हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, सुहेल और रशीदा। उनके माध्यम से ये पूरी कहानी हमारे सामने आती है। ये मुस्लिम मध्यवर्गीय समाज में किस तरह की उथल पुथल आज़ादी के बाद में दिखाई देती है, उस उथल पुथल का लेखा जोखा है। किस तरह के संघर्ष वहाँ पर है, किस तरह के अंतर्द्वंद हैं। अब्बू जो है वो बहुत प्रगतिशील विचारों के हैं। उनकी पत्नी जो है, यानी कि बच्चों की माँ रशीदा, और सुहेल की जो माँ है
वो बहुत रूढ़िवादी है, पुराने विचारों की है, लेकिन उसके बावजूद परिवार जो है वो बहुत मिलजुल कर रहता है। अब्बू प्रगतिशील है, इसलिए उनके सामने कई तरह के प्रश्न भी है, कई तरह की चुनौतियाँ भी है। घर परिवार के लोग, समाज के लोग उनकी तरफ कई कारणों से उंगली भी उठाते हैं, लेकिन वो अपनी प्रगतिशील दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं और उसके अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। सूखा बरगद की कहानी जो है वो रशीदा यानी कि अब्बू की बेटी के माध्यम से सामने आती है। रशीदा के अपने जीवन के संघर्ष हैं, सुहेल के अपने जीवन के संघर्ष हैं, वो सब यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। और इस तरह से यह जो परिवार है अब्बू का, इस परिवार के माध्यम से भारतीय समाज, खास तौर पर विभाजन के बाद का भारतीय मुस्लिम समाज के सामने जो संकट और चुनौतियां हैं उसको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खास बात ध्यान देने की है कि मंजूर एहतेशाम अपने इसी उपन्यास के कारण उन बड़े लेखकों की श्रेणी में आ जाते हैं जो कि मुस्लिम समाज के चित्रण के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। राही मासूम रजा, शानी, अब्दुल बिस्मिल्ला और दूसरे बहुत सारे लेखक जो हैं, असगर वजाहत, उन्हीं की श्रेणी में हम मंजूर एहतेशाम को भी रख सकते हैं। उनका तीसरा उपन्यास जो है वो दास्तान लापता। दास्तान लापता एक तरह से सूखा बरगद की कहानी को आगे बढ़ाती है। यह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि यह लापता लोगों की दास्तान है, लापता लोगों की कहानियाँ हैं। लेखक का कहना है कि लापता लोगों की भी कहानियाँ होती है। लापता एक तरह का संकेत है, एक तरह का प्रतीक है। वे लोग जो अपनी ज़िंदगी से एक तरह से गुमशुदा हो गए हैं, ज़िंदगी से एक तरह से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है, उन्हें पता नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से चलाए। इसका जो मुख्य पात्र है जमीर अहमद खान, जमीर अहमद खान जो है उसके सामने यही संकट है, अपने वजूद का संकट है, अपने मान्यताओं का संकट है, और इस तरह से उसके लिए ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि जीवन को किस तरह से चलाया जाना चाहिए। तो दास्तान लापता जमीर अहमद खान के जीवन की कहानी है और एक तरह से वह सूखा बरगद से कुछ अलग तरह का एक तरह से उससे प्रस्थान है, इस रूप में कि जहाँ सूखा बरगद में आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक यानी कि मुसलमान और हिंदू के बीच की टकराहट भी हमारे सामने आती है, सांप्रदायिक दंगों के असर का भी उल्लेख आता है। एक बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच में मुसलमान किस तरह महसूस करते हैं वो भी हमारे सामने आता है। लेकिन दास्तान लापता इस तरह के बंटवारों से अलग है। वह एक तरह से जमीर खान जो है उसके जीवन पर केंद्रित है और वह बहिर्मुखी घटनाएं, जो राजनीति की, सामाजिक स्थितियों की जो घटनाएं हैं, उसका क्या असर जीवन पर पड़ता है, उसी का लेखा जोखा एक तरह से दास्तान लापता में लिया गया है। यह उपन्यास भी सूखा बरगद की तरह काफ़ी चर्चित रहा है। इसके बाद में उनका एक और उपन्यास है मदरसा। मदरसा उतना चर्चित तो नहीं हुआ, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसके माध्यम से मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है और इसमें जीवन को नियमों के अनुसार चलाएं या जीवन अपने आप चले, ये प्रश्न है। एक बहुत अच्छा रूपक इसमें बांधा गया है कि अगर आपको सड़क पर चलना है, आपको सड़क पर गाड़ी चलानी है, तो आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा, ट्रैफिक के नियमों की जानकारी लेनी होगी और उसका पालन करना होगा। लेकिन जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा महत्वपूर्ण होती है, ट्रैफिक के नियम नहीं। लेकिन अगर ट्रैफिक के नियम के अनुसार ही आप यात्रा करेंगे तो जीवन जो है जीने का सुख नहीं मिलेगा या जीवन के सुख दुखों पर हमारी नज़र नहीं जाएगी। तो मदरसा एक तरह से जीवन की पाठशाला है, जीवन की पाठशाला, जीवन के
जो चुनौतियां हमारे सामने आती है उसको इस कहानी का विषय, इस उपन्यास का विषय बनाया गया है। उनका एक और प्रसिद्ध उपन्यास है बशारत मंजिल। बशारत मंजिल की कहानी जो है वो दिल्ली केंद्रित है। जैसा कि शायद आपने पढ़ा भी होगा कि मंजूर एहतेशाम मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने ज़्यादातर जो कथा साहित्य लिखा है वो भोपाल को केंद्र में रख कर लिखा है, या कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश को केंद्र में रख कर लिखा है। लेकिन यह उपन्यास जो है वो दिल्ली के बारे में है, और दिल्ली में भी एक भवन के बारे में, एक बिल्डिंग के बारे में जिसका नाम है बशारत मंजिल, जिसमें कई परिवार रह रहे हैं, कई जीवन है, कई पीढ़ियां हैं, उनके बारे में इसमें कहानी कही गई है। और किस तरह से समय के अनुसार उनके जीवन में बदलाव आते हैं वो बशारत मंजिल के माध्यम से कहा गया है। तो बशारत मंजिल में, बशारत मंजिल केंद्र में है, और बशारत मंजिल के माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे पात्र हमारे सामने उभर कर आते हैं। उसमें स्त्री पात्र भी हैं, पुरुष पात्र भी हैं, और उनके जीवन के संघर्ष, उनके जीवन के द्वंद्व, उनके जीवन के दुख और सुख हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उनके जो उपन्यास है वो मुख्य रूप से मुस्लिम समाज को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। उस मुस्लिम समाज में भी मध्य वर्ग को केंद्र में रखकर लिखा गया है, और इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। उनकी कहानियाँ भी कमोबेश उनके उपन्यासों की तरह मध्य वर्ग पर केंद्रित है। उनकी पहली कहानी रमज़ान में मौत, रमज़ान महीने में असद मियाँ जो है, जिनका जीवन इस तरह का हो गया है कि वो लगभग एकाकी हो गए हैं। न उनकी पत्नी, न उनके भाई, न उनके रिश्तेदार अब ऊब चुके हैं उनसे, और एक तरह से ऊब चुके हैं, और उनसे एक तरह का विलगाव, एक तरह का अलगाव उनका हो गया है। और उस अकेलेपन का जो जीवन है, उस जीवन को असद मियाँ के माध्यम से पेश किया गया है। असद मियाँ लगता है सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब असद मियाँ जो है उनकी मृत्यु हो और हम सबको मुक्ति मिले। तो लेकिन वो ऐसे मौके आते हैं, लेकिन वो फिर ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से असद मियाँ और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका बेटा और उनके भाई, उन सब का जो असद मियाँ के प्रति रवैया है, और ख़ुद असद मियाँ ने अपने जीवन को जिस तरह से जिस रूप में ढाला है, उसका बहुत ही अच्छा प्रभावशाली चित्रण मंजूर एहतेशाम ने किया है। उनकी और कहानियाँ भी, जिसमें तस्बीह मतलब माला, तस्बीह कहानी भी काफ़ी चर्चित कहानी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे सामने मंजूर एहतेशाम की जो कथा साहित्य आता है, उस कथा साहित्य के माध्यम से मुस्लिम समाज, ख़ासतौर पर विभाजन के बाद का मुस्लिम समाज हमारे सामने उभर कर आता है। अब ये जो कथा साहित्य है उनका, इस कथा साहित्य में जैसा मैं बता चुका हूँ कि मंजूर एहतेशाम के जो सभी उपन्यास हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास सूखा बरगद है। सूखा बरगद के अंदर उन्होंने जिन समस्याओं को चित्रित किया है, कमोबेश दूसरे उपन्यासों और कहानियों में भी उनका चित्रण है। यह जरूर है कि उनका फलक जो है वो अलग अलग हो, उनका उतना व्यापक फलक ना हो, किसी और पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया हो और किसी दूसरे पक्ष में, दूसरे उपन्यास में चर्चा हुई हो, लेकिन उसके बावजूद हम उनके कथा संसार की कुछ सामान्य विशेषताओं को समझ सकते हैं। जैसा मैंने बताया, सबसे पहला यह है कि हम अगर मंजूर एहतेशाम के कथा साहित्य के महत्व को समझना है तो सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि उन्होंने विभाजन के बाद के मुस्लिम समाज के बारे में लिखा है। ये 1947 से पहले के मुसलमान और 1947 के बाद के मुसलमान जो है उनके बीच का जो फ़र्क है वो हम इसे देख सकते हैं। आप देखेंगे कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ
तो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आबादी, ख़ास तौर पर उत्तर भारत में जो मुस्लिम आबादी रह गई, वो क्या सोचती थी, किस रूप में अपने को देखती थी, इसको उन्होंने अपने कथा साहित्य के अंदर बराबर प्रस्तुत किया है। खास बात ध्यान देने की यह है कि अब उन्हें यह एहसास है कि हम अल्पसंख्यक हैं, हम जो है बहुसंख्यक नहीं हैं, हमें शायद वो स्थान हमें वापस हासिल नहीं हो सकता जो आज़ादी से पहले बराबरी का स्थान था। ये कई मुस्लिम पात्र ये महसूस करते हैं। खुद सुहेल इस बात को सूखा बरगद में कहता है कि हम दोयम दर्जे के सेकंड क्लास सिटीजन हैं। ये सेकंड क्लास सिटीजन की भावना जो है वो विभाजन के बाद में मुस्लिम समुदाय में पैदा हुई है। हमारा संविधान इस तरह का कोई भेद नहीं करता, धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, भारतीय संविधान के समक्ष सब बराबर हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें वो अधिकार हासिल नहीं है या हमारी वो स्थिति नहीं है जो हिंदू की है, जो बहुसंख्यक समाज की है। तो ये विभाजन के बाद की स्थिति है और ये स्थिति जो है वो खुद कहना चाहिए कि कई तरह की समस्याओं को भी पैदा करती है, कई तरह के मानसिक उलझनों को भी पैदा करती है। तो इस रूप में ध्यान देने की बात है कि 1947 के बाद यानी विभाजन के बाद के मुस्लिम समाज की कहानी आमतौर पर वो कहते हैं। अब आप देखेंगे कि ये मुस्लिम समाज जो है यह एक धार्मिक समुदाय भी है, उसका धर्म है और वो धर्म हिंदू धर्म से अलग है, वो सिख धर्म से अलग है, यानी कि एक समुदाय। और ये भारत में भले ही अल्पसंख्यकों का धर्म हो, लेकिन ये एशिया में एक बहुत बड़ा और व्यापक धर्म है। कई देश हैं जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्यक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अपने धर्म के प्रति क्या रवैया हो सकता है। अब देखने का तरीका दो तरह से इस चीज़ को देखा जा सकता है, न केवल इस्लाम को या मुस्लिम समुदाय को, बल्कि किसी भी धार्मिक समुदाय को इस तरह से देखा जा सकता है। हर धर्म में धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की बहुसंख्या होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने को धर्म से मुक्त कर पाते हैं, जिन्हें एथीस्ट कहते हैं, जिन्हें नास्तिक कहा जाता है, जो धर्म में विश्वास नहीं करते। जैसे सूखा बरगद के जो अब्बू है वो एक तरह से नास्तिक है, वो धर्म में विश्वास नहीं करते। मुस्लिम समाज में पैदा हुए हैं, जन्म से मुसलमान हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, वो रोज़ा नहीं रखते। तो ऐसे हिंदू भी मिल जाएंगे समाज में जो धर्म का पालन नहीं करते, वो अपने को किसी धर्म में पैदा हुए हैं, इससे उस धर्म के नियम कायदों से वो अपने को बंधा हुआ महसूस करें, ये जरूरी नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो संघर्ष है, ये जो द्वंद्व है कि एक धार्मिक समुदाय के अंदर ऐसे लोग जो धार्मिक रूढ़ियों का अनुपालन करते हैं और एक ऐसे लोग जो धर्म में विश्वास ही नहीं करते। एक तीसरे तरह के लोग होते हैं और शायद उनकी संख्या सबसे ज़्यादा हो कि जो धर्म का पालन तो करते हैं, लेकिन जो जीवन में आने वाले बदलाव, समय के अनुसार जो बदलाव होते हैं, उस बदलाव को भी अंगीकार करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन ढालते हैं। जैसे सूखा बरगद में रशीदा को ले सकते हैं। रशीदा जो है समय के अनुसार अपने को बदलती है और वह बहुत सारी ऐसी रूढ़ियों से जो उसकी माँ में जो देखती है, वो जो अपनी फूफी में देखती है, उस तरह की चीज़ें उसमें नहीं है। उसका एक मित्र है जो हिंदू है और उसके साथ उसके संबंध भी बनते हैं और उसको लेकर उसके मन में थोड़े समय के लिए एक तरह की पाप भावना, अपराध बोध भी पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जीवन में इसे इसे सहज रूप से स्वीकार कर लेती है। तो आप देखेंगे कि ये एक बड़ा बदलाव है। ये आप इसे हिंदू समाज में भी देख सकते हैं, आप मुस्लिम समाज में भी देख सकते हैं, किसी समाज में भी देख सकते हैं। उसकी माँ जो है, रशीदा की माँ, वो घर का काम करती है,
रोज़े रखती है, 5 बार नमाज पढ़ती है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, पर्दा करती है। लेकिन रशीदा का जीवन बिल्कुल अलग तरह का है। रशीदा मेडिकल की शिक्षा हासिल करना चाहती है, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण वो आर्ट्स में प्रवेश लेना पड़ता है उसे। वो नौकरी करती है, वो पर्दे में नहीं रहती, उसकी वेशभूषा भी अपनी माँ से थोड़ी भिन्न तरह की होती है। तो आप देखेंगे कि पीढ़ियों में बदलाव आते हैं, और ये जो बदलाव है ये मंजूर एहतेशाम अपने कथा साहित्य में बार बार चित्रित करते हैं कि कोई स्टैटिक समाज नहीं है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज कोई ठहरा हुआ समाज नहीं है, कोई जड़बद्ध समाज नहीं है, उसमें भी बदलाव होते हैं। और वो बदलाव जो है वो समय के अनुसार जो बदलाव होते हैं वो बराबर सामने आते हैं। तीसरी चीज़ जो हम मंजूर एहतेशाम के उपन्यासों में देखते हैं वो है स्त्री की मुक्ति का प्रश्न। चूँकि खुद मंजूर एहतेशाम बहुत प्रगतिशील विचारों के हैं, वो मुस्लिम समाज को भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, और ख़ास तौर पर स्त्री की मुक्ति के सवाल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि उनका पहला उपन्यास में भी हम उसे देख सकते हैं, और उनके बाद के उपन्यासों में भी देख सकते हैं, सूखा बरगद में भी देख सकते हैं। सूखा बरगद में धार्मिक, कोई व्यक्ति धार्मिक है, कोई स्त्री धार्मिक है, उसके कारण वो उसकी आलोचना नहीं करते। वो ये नहीं मानते कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही रूढ़िबद्ध है। हो सकता है कि वह जो है धर्म के प्रति उसकी आस्था उससे अच्छे मनुष्य बनने से नहीं रोकती। इस दृष्टि से अगर देखें तो सूखा बरगद के अंदर अब्बू और अम्मी यानी रशीदा के माता पिता के बीच के जो संबंध है वो बहुत ही गौर करने लायक है। अब्बू नास्तिक है, अब्बू जो है धर्म के परंपराओं का पालन नहीं करते, उसके बावजूद उनकी पत्नी जो उनके बिल्कुल विपरीत है, वो बहुत धार्मिक भी है, रूढ़ियों का पालन करती है, सब कुछ है, लेकिन उसे अपने पति पर आस्था है। एक बार अपने बच्चों के सामने अब्बू कहते भी हैं कि यह स्त्री जो जानती है कि मैं एक सच्चा मुसलमान नहीं हूँ, जो एक मुसलमान को जैसा होना चाहिए वैसा मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो मेरे साथ है और मेरे प्रति आस्था है तो इसलिए कि उसे ये विश्वास है कि उसका पति जो है बेईमान नहीं है, ईमानदार है, सच्चाई पर रहता है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि उसके परिवार को नीचा देखना पड़े। तो ये जो पति पत्नी के बीच संबंध जो है वो धर्म के आधार पर नहीं होते, वो इंसान और इंसान के बीच के संबंध होते हैं। और ये इंसान और इंसान के बीच के संबंध जो है वो मंजूर एहतेशाम के यहाँ पर उनके हर कथा साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। वो इंसान और इंसान के बीच के संबंध को जहाँ ज़्यादा महत्व देते हैं, वो चाहे मुसलमान और मुसलमान के बीच हो, चाहे वो हिंदू और मुसलमान के बीच हो, और चाहे वह स्त्री और पुरुष के बीच हो। इंसान ही मनुष्य की सबसे पहली पहचान है और इस रूप में वो उसे देखते हैं। मंजूर एहतेशाम के कथा साहित्य में इस बात पर भी बहुत बल दिया गया है कि किसी धार्मिक समुदाय की जो पहचान बन जाती है वो पहचान जो है वो अंतिम नहीं होती, उससे इतर भी बहुत कुछ होता है। जैसे हम देखते हैं कि उर्दू को मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाता है। कुछ हद तक इस रूप में ठीक हो सकती है ये बात कि उर्दू मुस्लिम समाज में ज़्यादा स्वीकार्य है, लेकिन वो उत्तर भारत के लिए सही है, वो संपूर्ण देश के लिए सही नहीं है, वो सारी दुनिया के लिए सही नहीं है। बंगाल का मुसलमान बंगाली बोलता है, केरल का मुसलमान मलयाली बोलता है, तमिल का मुसलमान तमिल बोलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये केवल उत्तर भारत जहाँ पर हिंदी और उर्दू जहाँ खड़ी बोली से निकली है, सिर्फ वहीं की भाषा है। लेकिन हम देखते हैं कि उर्दू और हिंदी को लेकर भी बहुत तरह के संघर्ष होते हैं। उर्दू वाले हिंदी वालों को नीचा दिखाते हैं,
हिंदी वाले उर्दू वालों को नीचा दिखाते हैं, जबकि दोनों एक ही है। कई बार तो जब बोला जाता है दोनों भाषाओं को तो उसमें फ़र्क करना मुश्किल है कि कौन सी उर्दू है और कौन सी हिंदी है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने दिखाया है कि आप देखेंगे कि हिंदी में और उर्दू में भी, हिंदी में बहुत सारे लेखक हैं जो मुस्लिम समुदाय से आए हुए हैं, जिनके नाम भी मैंने आपके सामने पेश किए थे। इसी तरह से उर्दू के बड़े बड़े लेखक जो हैं वो हिंदू समाज से आए हुए हैं। प्रेमचंद हो, चाहे फिराक गोरखपुरी हों, कृष्ण चंद्र हों, राजेंद्र सिंह बेदी हों। कहने का मतलब है कि भाषाओं को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। बंगाल के बहुत बड़े, रविंद्रनाथ के बाद सबसे बड़े कवि के तौर पर काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है, जो बंगला के कवि थे। तो इस तरह से भाषाओं को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को भी मंजूर एहतेशाम ने अपने कथा साहित्य में पेश किया है। उसके बाद में मुस्लिम समुदाय की एक और बड़ी समस्या पर उन्होंने विचार किया है, वो है अतीत और भविष्य का द्वंद्व। आप जानते हैं कि किसी ज़माने में हिंदुस्तान में मुस्लिम शासक रहे हैं, बहुत सारे जमींदार, नवाब, बादशाह। एक समय रहा है जब हिंदुस्तान के बहुत सारे रियासतों के शासक जो थे वो मुसलमान थे। लेकिन वर्तमान जो है वो हम एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। अब कोई राजा में राजा नहीं है, न हिंदू राजा है, न मुस्लिम राजा है, न नवाब है, न जमींदार है। तो अतीत के उस स्वर्णिम काल को ध्यान में रखकर वर्तमान पर हम दुखी होते रहें, मंजूर एहतेशाम उसे उचित नहीं मानते। उनका कहना है कि हमें अतीत के मोह से मुक्त होकर भविष्य की ओर देखना चाहिए। सुहेल और रशीदा के माध्यम से सुखा बरगद में वो यही कहते हैं। अपने पहले उपन्यास में भी वो इसी ओर संकेत करते हैं और लगातार इस बात पर बल देते हैं कि भविष्य में ही हमारे लिए संभावनाएं हैं, भविष्य में ही हमारे लिए जो है एक बेहतर जीवन है, और हमें जहाँ हम रह रहे हैं उसके प्रति अपने को जोड़कर, उसके साथ अपने को पूरी तरह से लगकर ही हम अपने समाज का भी भला कर सकते हैं। इस तरह से मंजूर एहतेशाम का कथा साहित्य जो है वो मुस्लिम समुदाय के माध्यम से एक तरह से अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताओं को, उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को भी रखते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य की ओर उन्मुख भी करते हैं, उन्हें प्रगति की ओर उन्मुख करते हैं, उन्हें पूरे भारतीय समाज के एक हिस्से के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। यही उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं समझता हूँ कि अगर उनके कथा साहित्य को आप पढ़ेंगे तो ये इस विशेषताओं की रोशनी में आप उसके महत्व को भी समझेंगे। धन्यवाद।